नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं बीपीएससी एग्जाम्स के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस की नई सीरीज़, जिसके तहत वी आर डिस्कसिंग नाउ मॉडर्न बिहार, आधुनिक बिहार के कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और आप लोगों को इन क्वेश्चंस को देखना है, वीडियो को पॉज करना है, अपने आंसर्स को एक नोटबुक पेन पेंसिल से लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताना है, ताकि जब अगली बार आप इस वीडियो को देखें तो इसमें इम्प्रूवमेंट दर्ज कर सके और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएसओ, ट्रिपल एससी, ईपीएफओ के लिए हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज शानदार और जानदार कोर्सेज चला रहे हैं, जिनके प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल्स, उनके आंसर राइटिंग हो, इवैल्यूएशन हो, हमारी अनुभवी टीम द्वारा की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुर्शिद कुली खां ने एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। उन्होंने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई और सिराज उद दौला जो थे उनके ग्रैंडसन यानी कि पोते थे। तो आपको पता ही होगा कि सिराज उद दौला जो थे वो अली वर्दी खान के नाती थे। तो पहला 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो उसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर होगा 1 और 2 ओनली। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से बंगाल के जो शासक हैं उनको सही कालक्रम में हमें लगाना है। अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और सरफराज खान। तो आपको पता है कि सबसे पहले इसमें से कौन होने वाले हैं? तो सबसे पहले स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खान थे। उसके बाद बने थे शुजाउद्दीन, उसके बाद थे सरफराज खान, सरफराज खान के बाद बनते हैं अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र और फिर मीर कासिम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 4, 1, 2, 3। इन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार हमें लगाना है। पलासी का युद्ध हो, गोल्डन फरमान जो फारूक से याद दिया गया वो स्वर्णिम फरमान, मीरान को बिहार का डिप्यूटी नवाब, उप नवाब घोषित करना और पहली डच फैक्ट्री पटना में इस्टेब्लिशमेंट होना। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले इंग्लिश से पहले डच आए थे, तो ये वाली चीज़ पहले होने वाली है। फिर उसके बाद 1717 में गोल्डन फरमान दिया गया था। तो 4 और 2 और 4 और 2 केवल एक ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 4, 2 और उसके बाद पलासी का युद्ध, और पलासी के युद्ध के बाद मीरान की नियुक्ति। इन कथनों पर हमें विचार करना है कि डच जो है वो पहले यूरोपियंस थे जो बिहार में आए। उनका मुख्य सेंटर मुंगेर था और बिहार जो है जूट प्रोडक्शन के लिए उस वक्त काफ़ी फेमस था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं था, पुर्तगाली जो थे वो पहले बिहार में आए थे और उनका मुख्य सेंटर था हुगली, और बिहार उस वक्त प्रसिद्ध था अपनी शोरा यानी सॉल्ट पीटर के लिए। तो तीनों ही 3 उसके गलत थे, आंसर था नॉन ऑफ दीज। इनमें से सही कथनों के ऊपर विचार करना है। तो जीन बैप्टिस्ट जो कि एक पुर्तगाली यात्री थे वो बिहार आए थे। उन्होंने पटना को मुग़ल साम्राज्य की सबसे बड़े शहर के रूप में माना था, और उन्होंने ये भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ के जो फाइनेंशियल हो, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी थी। तो देखते हैं इसमें से क्या सही होने वाला है। अपना आंसर ज़रूर आप नोट कर लेंगे। तो जीन बैप्टिस्ट ट्रैवेनियर जो थे वो पुर्तगाली नहीं, वो फ्रेंच ट्रैवलर थे, और पटना को उन्होंने दूसरी सबसे बड़े शहर की उपाधि दी थी। और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर होगा 3 ओनली। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है। तो 1783 में सुखाड़ से लड़ने के लिए, सुखाड़ पर काबू पाने के लिए पटना में गोल घर बनवाया गया था। इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट थे उनका नाम था जॉन गास्टिन, और ये लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स के ऑर्डर्स पर बनवाया गया था। तो ये सारे के सारे कथन सही हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलघर जो है वो वैरन हेस्टिंग्स के आदेश पर 1784 में शुरू हुआ, 1786 में ये ख़त्म हो जाता है, और इसके जो मुख्य निर्माणकर्ता होते हैं वो होते हैं जॉन गैस्टिन। 1783 में जो सूखा आता है उस सूखे से निपटने के लिए ये ऑर्डर मिलता है 1784 में, और ये फाइनली 1786 में बनकर कंप्लीट होता है गोलघर।
इन कथनों पर विचार करें। पलासी का जो युद्ध है वो 22 जुलाई 1757 को लड़ा गया था। मीर मदन मोहन लाल और ओमी चंद सिराजुद्दौला के साथ उसके पक्ष में लड़ाई कर रहे थे और सिराज उद्दौला की हत्या मीरान ने की थी, जो कि मीर जाफ़र के पुत्र थे। तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को और ओमी चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, राजबल्लभ, ये सब उनकी विपक्षी टीम में थे मीर जाफ़र की तरफ, जिनको रॉबर्ट क्लाइड ने अपने तरफ खरीद लिया था। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है कि मीर जाफ़र के पुत्र मीरान ने जो है वो सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। फिर इन कथनों पर आप विचार करना है कि मीर कासिम ने बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स और रेवेन्यू रिफॉर्म्स, यानी कि बहुत सारे राजस्व और सैन्य सुधारों की पेशकश की थी। वो अपने सिस्टम में इसके इंट्रोडक्शन किया था। उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर में ट्रांसफ़र कर ली थी और जब बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध में जो कर्नल वंशी टाट होते हैं वो उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये दोनों अंत के स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त की जो राजधानी थी वह थी मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से मुंगेर आए थे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। और तीसरा, उनकी हत्या नहीं होती है, वो भागकर दिल्ली चले जाते हैं और फिर वहीं पर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वंशी टाट उनकी हत्या नहीं करते। तो पहला ही कथन सही है केवल कि उन्होंने मिलिट्री और प्रशासनिक और सैन्य रिफॉर्म्स लाए थे। इन कथनों पर हमें विचार करना है कि मेजर हेक्टर मुनरो ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश फोर्सेस के कमांडर थे बक्सर की लड़ाई में। रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ही इलाहाबाद की संधि शुजा-उद-दौला के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ जो है वो उस पर हस्ताक्षर किए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे वो वंशी टाट थे। बीच में कुछ वर्षों के लिए जो रॉबर्ट क्लाइव को लंदन भेजा गया था और फिर आने के बाद उन्होंने इलाहाबाद की संधि उन्होंने साइन की थी, लेकिन उस वक्त के जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे वंशी टाट। इनमें से किसको बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था मीर जाफ़र के बाद? ठीक है, जो बैटल ऑफ बक्सर हो गया उसके बाद किसे जो है वो मीर जाफ़र ने बिहार का दीवान नियुक्त किया था? तो ये थे राजा धीरज नारायण, जो कि राम नारायण के भाई थे। इन कथनों पर हमें विचार करना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक मीटिंग रखी थी शुजा-उद-दौला और जो अफ़गानी रोहिला थे उनके साथ, और जो शाह आलम द्वितीय थे उनके राजदूत के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद। यह मीटिंग छपरा में हुई थी, इसलिए इसे छपरा कांग्रेस भी कहा जाता है। और बेसिकली या मुख्यतः ये मीटिंग मराठाओं के अटैक से, मराठाओं के आक्रमण से बचने की रणनीति बनाने के लिए हुई थी। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी मोर देन वन। सही क्रोनोलॉजी हमें चुनना है कि बिहार में यूरोपीय जो है वो किस कालक्रम में आए। पुर्तगाली, डच और उनकी फैक्ट्री, यहाँ पर है कि उनकी जो फैक्ट्रियां हैं, उनकी कंपनियां हैं, वो किस कालक्रम में बनी। किस कालक्रम में यूरोपियंस जो आए उनकी फैक्ट्रियां बिहार में स्थापित हुई, उस सही कालक्रम को हमें चुनना है। पुर्तगीज़, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहली फैक्ट्री बनी थी डच की 1632 में। पुर्तगालियों ने फैक्ट्री नहीं बनाई थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की बनती है और अंत में बनती है डैनिश की। फ्रेंच और पोर्चुगीज़, पुर्तगाली और फ्रेंच की फैक्ट्री जो है वो पटना में नहीं लगती। सही सब कथनों पर विचार करना है कि शुजा-उद-दौला जो थे वो नवाब थे अवध के जब बक्सर की लड़ाई हुई थी। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी उन्हीं के आदेश पर, जो ब्लैक होल त्रासदी है वो उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और उन्होंने इलाहाबाद और काला, खास करके इलाहाबाद और उनके आसपास का क्षेत्र है कारा क्षेत्र, वो इलाहाबाद की संधि में उनसे ले लिया गया था और बदले में उन्हें 50 लाख रुपए भी ब्रिटिश को चुकाने पड़े थे एज अ मैटर ऑफ फाइन, जब उन्होंने युद्ध में हार हुई थी तब। तो इसमें पहले और तीसरा स्टेटमेंट सही है। जो बीच का स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो ब्लैक होल त्रासदी है वो नवाब सिराज-उद-दौला जो कि बंगाल के नवाब थे उनके कार्यकाल में हुई थी। इनमें से पहला पटना का मजिस्ट्रेट, ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे हमारे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि ब्रिटिशर्स ने 1770 में एक बिहार में प्रोविंशियल काउंसिल का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था रेवेन्यू अफेयर्स को मैनेज करना, और जेम्स अलेक्जेंडर जो थे उसके प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो ये तीनों ही कथन सत्य है और इसका आंसर रहेगा ई, मोर देन वन। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजा चैत सिंह ऑफ गाजीपुर के राजा ने
ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया। वो उन्हें राजा पीताम्बर सिंह ऑफ तिकारी, राजा फतेह सिंह ऑफ हटवा और राजा अकबर अली ऑफ गया, यानी तीनों राजों का समर्थन था। कल्याण सिंह जो सिताब राय के पुत्र थे, वो इस रिवोल्ट में या उस विद्रोह में उनकी हत्या हो गई थी। तो इसके उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में ये देखेंगे कि जो कल्याण सिंह है वो मुख्यतः वैरन हेस्टिंग यानी कि अंग्रेज़ों के साथ ही थे, तो रिवोल्ट में उनकी हत्या होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ही खुद ने ही बिहार का गवर्नर दीवान उन्हें अपॉइंट किया गया था वैरन हेस्टिंग के द्वारा। दूसरा जो राजा चैत सिंह हैं वो गाजीपुर के नहीं बल्कि बनारस के राजा थे। तो केवल और केवल दूसरा कथन सत्य है कि इन राजाओं ने इनका जो है युद्ध में समर्थन किया था। इन सारे घटनाओं को, इन सारे जो विद्रोह हैं, खास करके जनजातीय विद्रोह हैं, उन्हें हमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना है। तो क्रोनोलॉजी सही में क्या होगी? 1 3 2 4। पहले हुआ था चुआर, सन्यासी, हो और मुंडा, कोल, कंध और अंत में संथाल। इनमें से कौन सा जनजातीय विद्रोह जो है आज के प्रेजेंट डे यानी कि वर्तमान बिहार में जो है वो हुआ था? पागलपंथी, मुंडा, कोल, फरेजी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से क्या है। केवल और केवल इनमें से कोई भी विद्रोह आज के बिहार में नहीं है। कुछ झारखंड में ज़रूर है, जैसे कि कोल विद्रोह हो गया। ठीक है, नॉर्थ बंगाल में हुआ पागलपंथी, कंध बिहार और उड़ीसा में हुआ था, जो मुख्य केंद्र था इसका घुमसर। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इनमें से सही जोड़ों का मिलान करना है, सही जोड़ों को चुनना है कि इन जनजातीय विद्रोह और उनके जो नेतृत्व का जो नेता थे, कोल के थे बूढ़ो भगत, मुंडा के बिरसा मुंडा, और कंध में चकरा बिसोई और खासी में जो है वो तीरथ सिंह। तो ये चारों के चारों ही सही है। इन कथनों पर हमें विचार करना है कि संथाल जो रिवोल्ट है, संथाल विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था, जिसे कोहे निदा भी कहते हैं। इससे सीधो, कान्हू, चांद और भैरव ने लीड किया था और यह लोकल ज़मींदार और मुखियाओं का इन्हें समर्थन प्राप्त था। तो ये मुख्यतः उनके लोकल ज़मींदार और मुखिया के साथ साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हुआ था। तो ये तीसरा कथन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और उस राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र को कोहे निदा नहीं, दामने कोह कहा जाता है। तो केवल दूसरा कथन ही सत्य है, यानी कि आंसर होगा D2 ओनली। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है। तो 1857 में जो पटना में जो रिवोल्ट हुआ था, शुरू हुआ था, उसे पीर अली ने शुरू की थी, जो एक फल विक्रेता थे। यह रिवोल्ट विलियम टेलर द्वारा दबा दिया गया था इसको, और पीर अली को गोली मार दी गई थी। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर ये है कि वो फल विक्रेता नहीं थे, वो एक पुस्तक विक्रेता थे। पुस्तक बाइंडिंग, जो बेसिकली बाइंडिंग पर्सन, एंड वो पुस्तकों की बाइंडिंग करते थे और बिक्री भी करते थे। और दूसरी बात कि उनको पब्लिकली फांसी दी गई थी, सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी, उन्हें गोली नहीं मारी गई थी। तो वो दो स्टेटमेंट गलत है। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है कि विलियम टेलर उस वक्त के कमिश्नर थे। 1857 के विद्रोह के दौरान जो पहला आर्मी कू होता है, टट्टा पलट जो होता है, पहला आर्मी विद्रोह कहाँ होता है? तो रोहिणी गांव में होता है। और ये रोहिणी गांव आज के झारखंड में है, जो कि सुल्तानपुर ज़िले में पड़ता है। और यह 32वीं रेजिमेंट द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर क्या है कि ये जो रोहिणी गांव है, ये सुल्तानपुर में नहीं, देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि झारखंड में ही है। कुंवर सिंह ने आरा में अंग्रेज़ों को कैद कर लिया था। उन्होंने कैप्टन दरबार को भी हराया था। और अंत में, आखिर में जब मेजर आयर आते हैं, तब जाकर वो आरा में जो कुछ ब्रिटिशर्स को उन्होंने बंदी बना रखा था, आरा उनकी कब्जे से छूट जाते हैं, तब वो छुड़ा पाते हैं। अन्यथा वो पूरी रूप से बंदी बने हुए थे और इतनी कंडीशंस ख़राब हो गई थी कि उनकी मृत्यु वहाँ पर होने वाली थी। तो तीनों कथन सही है, तीनों के तीनों सही है, ऑल ऑफ दिस। इनमें से किन किन जगहों पर कुंवर सिंह लड़ाई की थी? तो आजमगढ़, रेवा, कानपुर और गाजीपुर। तो इन सभी जगहों पर उन्होंने लड़ाई की थी। सही कथनों पर विचार करना है कि कुंवर सिंह ने ब्रिगेडियर डुगलस से गाजीपुर में लड़ाई की, और उस लड़ाई में जब वो शिवपुरी घाट से गंगा को क्रॉस कर रहे थे, तब बैडली वुंडेड, यानी कि उनके हाथ में गोली लग गई, चोट लग गई, और उसको वजह से उनके एक आर्म में कैंसर फैलने के डर से उन्हें हाथ काट कर गंगा जी में चढ़ा दिया था। इस तरह की भी जो है वदंतियाँ सुनने को मिलती हैं। तो ये जो है वो सारे के सारे कथन सही हैं, ऑल ऑफ दिस।
इनमें से सही विचार कथनों पर कुंवर सिंह के बारे में। कुंवर सिंह बिहार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, तो इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर बार एक ना एक क्वेश्चन कुंवर सिंह पर बीपीएससी पूछती है, चाहे उसका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई जगदीशपुर में कैप्टन ली ग्रांट से लड़ी। उस लड़ाई में उनकी मृत्यु हो जाती है और अंत में उनके पुत्र अमर सिंह जो है वो मोर्चा संभालते हैं, वो लीडरशिप लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लड़ाई में मृत्यु नहीं होती, लड़ाई के 2-3 दिन बाद घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु होती है, तो दूसरा कथन गलत। तीसरा, अमर सिंह जो है वो उनके भाई होते हैं, न कि पुत्र। तो केवल और केवल वो एक सही है, लेकिन एक जो है यहाँ पर ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी। उन्हें अरेस्ट कर गोरखपुर जेल ले गया गया था और बाद में उन्हें जगदीशपुर में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो ये बात गलत है, उन्हें गोरखपुर जेल ले जाया गया था, वहाँ पर उनकी डिसेंट्री, ठीक है, पेचिस की वजह से जो उनकी मृत्यु हो जाती है, बीमारी की वजह से, ना कि उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती है। इनमें से किस राजा ने कुंवर सिंह को रॉब ऑफ ऑनर, जिसे सम्मान का लबादा भी कहते हैं, वो प्रेजेंट किया था? तो कौन थे? वो थे अवध के शाह। तो आंसर हो जाएगा बी। इनमें से किसने तराई क्षेत्र में जाकर, जो भारत का तराई क्षेत्र है, नेपाल भारत का बॉर्डर, वहाँ पर जाकर नाना साहेब की सेना का नेतृत्व लेने के प्रयास किया था? तो वो थे अमर सिंह। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वहाबी मूवमेंट, बिहार में वहाबी मूवमेंट के एक प्रमुख नेता थे, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पर एक सिताना कैंप था, जहाँ पर यहाँ से लोगों का रिक्रूटमेंट करके वहाँ भेजते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी और फिर वहाँ पर आकर वो आंदोलन करते थे। तो इनका नाम है बी इनायत अली। सही कथनों पर विचार करना है कि बिहार प्रोविंशियल कमेटी, जो बिहार में जो प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना मजहर उल हक ने की थी। पहले बिहार जो प्रादेशिक समिति है उसकी मीटिंग पटना में हुई और सर अली इमाम जो हैं उसके प्रेसिडेंट बने। तो नीचे के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 ओनली। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि मजहर उल हक को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था बिहार कांग्रेस कमेटी 1906 द्वारा। उनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भारत की उस वक्त की आप समझिए कि पार्लियामेंट जैसी होती थी, ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट, ब्रिटिश इंडिया की पार्लियामेंट, उसके भी वो सदस्य रह चुके थे, उनका भी सिलेक्शन हो चुका था। और उन्होंने बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस, जो कि एक पृथक बिहार राज्य मांग करने के लिए बनाई गई थी, उसका भी चेयरमैनशिप किया था। तो तीनों के तीनों कथन सही है। इनमें से कथनों पर सही कथन को हमें चुनना है। तो 1912 में 27वां कांग्रेस का सेशन, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो है वो बांकीपुर में हुआ, जो कि पटना में है। ये पहला सेपरेट सेशन था, मतलब बिहार राज्य बनने के बाद पहली बार एक सेपरेट बिहार में पहला कांग्रेस का सेशन था। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उसके प्रेसिडेंट थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा उसके प्रेसिडेंट नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा उसके सेक्रेटरी थे, क्योंकि ये नियम था कि जिस भी राज्य में कांग्रेस की मीटिंग होगी उस राज्य का कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो इसको प्रिसाइड किसने किया था? इट वॉज प्रिसाइडेड बाई RN मधोलकर जी। हु अमंग द फॉलोइंग, किसको इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लंदन भेजा गया था ताकि वो बिहार की सेवा कर सके और पॉलिटिकली एक्यूट होकर वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आ सके? तो बिहार के प्रतिनियुक्ति द्वारा, INC के प्रतिनियुक्ति द्वारा इनमें से कुछ लोग लंदन भेजे गए थे कांग्रेस द्वारा। उनमें से कौन से लोग हैं जो बिहार से बिलोंग कर रहे थे? तो ये लोग थे 1 और 2, यानी कि मजहर उल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम नहीं। सही कथनों को हमें चुनना है कि सच्चिदानंद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय थे जो वायसराय काउंसिल की, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें बिहार और उड़ीसा का फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग दिया गया था। वह प्रेसिडेंट, जो हमारी संविधान सभा है, उसके भी अस्थाई अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया हुआ है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। सही स्टेटमेंट को हमें चुनना है बिहार में होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में।
तो इसकी पहली मीटिंग 16 दिसंबर 1916 में बांकीपुर जो कि पटना में वहाँ हुई थी। पुरेंद्र नाथ सिन्हा जो है इसके प्रेसिडेंट चुने गए थे और 1918 में एनी बेसेंट जो है वो पुरेंदु के घर आई थी ताकि इस मूवमेंट को और ज़्यादा प्रोत्साहित, लोगों को इसे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया सके, मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि इसके जो मुख्य लीडर थे बिहार में वो थे मजहरुल हक। इनमें से कौन प्रोमिनेंट लीडर थे बिहार होम रूल लीग? मजहरुल हक के अलावा और कौन कौन से लोग जो है प्रोमिनेंट लीडर थे? तो जाहिर सी बात है पुरेंद्र नारायण शर्मा भी थे, तो सारे के सारे जितने हसन इमाम हो, पुरेंद्र नारायण शर्मा हो, और पुरेंद्र नारायण शर्मा को इसका वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया था। किसने होम रूल लीग की एक ब्रांच जो है वो मुजफ्फरपुर में भी इस्टेब्लिश की थी? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन डी। सही कथनों को हमें चुनना है। खुदीराम बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल ने मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड को अंजाम दिया था। वो जो जज किंग फोर्ड है, नोटोरियस जज किंग फोर्ड को मारना चाहते थे। खुदीराम बोस, और इसमें वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बम कहीं और फट जाता है जैसे कि हमको पता ही है। खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी की सज़ा दी जाती है और वो पहले सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले भारतीय बन जाते हैं। तो पहला और तीसरा कथन, पहले कथन में आप देखेंगे सचिन सान्याल नहीं, इसमें होते हैं प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन गलत इसलिए है क्योंकि खुदीराम बोस के साथ साथ प्रफुल्ल चाकी होते हैं, वो इस बॉम्ब इंसिडेंट में, इस बॉम्ब कांड में शामिल होते हैं, जहाँ कर प्रफुल्ल चाकी जो है वो सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को डेथ सेंटेंस दी जाती है। सच्चिदानंद सिन्हा के अलावा और कौन से व्यक्ति थे जो प्रमुख थे, प्रखर थे, बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे जो अलग बिहार राज्य मांग करने के आंदोलन में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई? तो वो थे ए महेश नारायण। किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की? पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड ऑल्टरनेट प्रपोजल। ठीक है, एक ऑल्टरनेट प्रपोजल नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रपोजल, और ये मुख्यतः बेसिकली अलग बिहार राज्य बनाने की मांग को लेकर ही एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। तो ये दो लोगों ने मिलकर बनाई थी और गवर्नर सर चार्ल्स एलियट को दिया गया था। तो इनका नाम है, जाहिर सी बात है कि ये पहले व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे महेश नारायण। इनमें से सही कथनों को हमें चुनना है कि राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी स्टूडेंट काउंसिल जो कि पटना में गठन हुआ था, उसकी गठन करने में, उसके फाउंडेशन में, उसके इस्टेब्लिश में, संस्थापना में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। वो अपने आप में पहला एक तरह का विद्यार्थी परिषद था, विद्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन था भारत में, और बैरिस्टर सरफुद्दीन को इसका चेयरमैन यानी अध्यक्ष चुना गया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इनमें से सही कथनों पर हमें चुनना है कि एक ऑफिशियल डिमांड सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार में हो। बिहार के जो गया सेशन, बिहार राज्य कांग्रेस कमेटी के गया सेशन में जो मीटिंग हुई थी उसमें एक पृथक बिहार की मांग ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से दी गई थी। 1911 के डिक्लेरेशन में बिहार को, जो दिल्ली दरबार में डिक्लेरेशन होता है, बिहार को अलग प्रोविंस, अलग प्रांत बनाने की जो है वो डिक्लेरेशन किया जाता है। और फाइनली 1 अप्रैल 1912 से बिहार और उड़ीसा अलग रूप से बंगाल से अलग हो जाते हैं और अलग प्रोविंस बनता है। तो नीचे के स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये जो पृथक बिहार की जो ऑफिशियल आधिकारिक डिमांड बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गया सेशन से नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर सेशन से ली गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। इन सारी घटनाओं को कालानुक्रम यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमें लाइन से लगाना है। तो बिहार डे, पाकिस्तान डे, झारखंड डे एंड मार्टिस डे। मार्टिस डे यानी कि जो शहीद दिवस है। तो आपको पता है बिहार डे कब है? 22 मार्च को। पाकिस्तान डे है 23 मार्च। 23 मार्च 1940 को जब लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है और मोहम्मद अली जिन्ना 2 नेशन थ्योरी देते हैं, उसी को वो पाकिस्तान डे मनाते हैं। और उसी दिन शहीद दिवस है, भगत सिंह को फांसी दी जाती है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। और सबसे अंत में आता है झारखंड डे 15 नवंबर। इनमें से किस बिहार के व्यक्ति ने, किस बिहार के नेता ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था लखनऊ सेशन में, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो एक लखनऊ पैक्ट बना था और दोनों ने साथ में आकर पॉलिटिकल स्ट्रगल करने का निर्णय लिया था? तो उसमें कौन एक मुख्य वार्ताकार थे? तो वो थे हसन इमाम। सही कथनों को हमें चुनना है कि अनुशीलन समिति की पटना ब्रांच
जो है वो 1913 में स्थापित की गई थी। इसे खुदीराम बोस ने स्थापित किया था। इंदुनाथ नंदी जो कि इसके बहुत ही प्रमुख लीडर थे, वह देवघर झारखंड से इसे ऑपरेट करते थे। तो इनमें से जो दूसरा वाला कथन है वो गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर है 1 और 3 ओनली। सही कथनों पर विचार करना है कि राजकुमार शुक्ला जो है वो लखनऊ 1916 के लखनऊ सेशन में जाते हैं और वहाँ पर चंपारण के किसानों की जो दुखद स्थिति है उसके बारे में बयान करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं और फिर वो एक रेजोल्यूशन भी पास करते हैं। देन ही मूव्स अ रेजोल्यूशन कांग्रेस कमेटी में कि एक एग्रेरियन समिति बने, एक चंपारण समिति बने जो जाकर वहाँ पर चंपारण, उसको कहते हैं, उसका नाम पड़ता है चंपारण इंक्वायरी समिति। ठीक है, तो चंपारण में जाकर वो इंक्वायरी करें, चंपारण इंक्वायरी कमेटी बने और फिर वहीं पर वो गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें चंपारण आने का न्योता भी देते हैं। तो इसमें से पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन है कि वहाँ पर राजकुमार शुक्ल नहीं बल्कि ब्रज किशोर प्रसाद जो कि एक और प्रोमिनेंट लीडर थे चंपारण सत्याग्रह में, वह ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, पेश करते हैं और इसे पास भी करवाने में सफल होते हैं कि एक कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी बने और चंपारण में जाकर चीज़ों का ब्यौरा ले। इनमें से चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुए कुछ कथनों पर हमें सही कथनों को चुनना है। तो गांधी जी जो है वो अमोलवा गांव जाते हैं और वहाँ पर संत राव जो चंपारण में उनके घर में रुकते हैं। उन्हें महादेव देसाई हो, नरहरि पारिक हो, JB कृपलानी द्वारा असिस्ट किया जाता है, वो उनके साथ रहते हैं, उनकी सहायता मिलती है। मजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण जॉर्ज चैंडर, उस वक्त के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो तो पहले उसे आने के लिए मना करते हैं और अगर वो आते भी हैं उनकी एंट्री हो जाती है, उसके बाद उन पर 100 रुपये की फ़ाइन भरने का भी जो फ़ाइन लगाते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जॉर्ज चैंडर उस वक्त के वहाँ के जो है वो आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट होते हैं, DM होते हैं, तो इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट, जॉर्ज चैंडर। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार के एडवर्ड एल्बर्ट गेट को इंक्वायरी कमेटी जो चंपारण सत्याग्रह में जो मूवमेंट होता है, फिर लोगों के प्रेशर में आकर उन्हें एक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना करनी पड़ती है। लॉर्ड एल्बर्ट, इसे गांधी जी द्वारा हेड किया जाता है, सो गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसका नाम दिया जाता है चंपारण प्रोब कमेटी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये जो है वो चंपारण एग्रेरियन कमेटी इसका नाम रहता है और उसे कौन नियुक्त करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन इसका नाम क्या रहता है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ना कि इंक्वायरी कमेटी। दूसरा, इसका हेड करते हैं FG स्लाई, ना कि गांधी जी। गांधी जी उसके एक सदस्य रहते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके हेड होते हैं FG स्लाई। इनमें से कौन से व्यक्ति चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो कि वहाँ के गवर्नर द्वारा बनाई जाती है FG स्लाई की अध्यक्षता में, उसके मेंबर नहीं हैं? ठीक है, तो इसमें LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, DJ रेड और रेनी, ये सारे के सारे मेंबर रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ये सभी के सभी जो थे वो चंपारण के सदस्य थे, तो इसमें से नहीं वाले नहीं, ये सारे के सारे लोग ही चंपारण कमेटी के सदस्य थे। तो ये था आज का हमारा टॉप 50 मॉडर्न बिहार का पहला पार्ट। देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।